से ब्रिलियंट एकेडमी। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज वह काफी महत्वपूर्ण है, और उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश की कृषि। क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश ऑलरेडी एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यह सर्वाधिक उन्नति अगर आप देखेंगे तो वह कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसके पूर्व में भी हमने वर्षा का विवरण पढ़ा है, जलवायु का भी विवरण पढ़ा है, हमने मिट्टी को भी अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। तो वहां पर भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की जलवायु है वह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा काफी अच्छी होती है, और इसी प्रकार से मिट्टी यहाँ पर जो मिलती है वह भी काफी अच्छी है, और इसी वजह से कृषि भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं कृषि की ओर, और बात करें अगर हम, मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है दोस्तों, तथा यहाँ की लगभग 72.40% आबादी गांव में निवास करती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या जो है या आबादी जो है वह कृषि पर ही निर्भर करती है दोस्तों। अगले डेटा की अगर मैं बात करूं, लगभग 49% जो है यानी कि 49% एरिया पर मध्य प्रदेश में खेती होती है। अगर हम बात करें 2018-19 के डेटा की, तो मध्य प्रदेश में कृषि में लगभग 4.85% की वृद्धि देखने को भी मिली है। अगर मैं दोस्तों बात करूं अगले पॉइंट की अनाज उत्पादन के संबंध में, तो अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है पूरे भारत में वह 9वें नंबर का है, और यह प्रदेश के कुल उत्पादन का अगर देखें तो लगभग वो है 4.65% भाग। ठीक, छोटी जोत यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर तथा सीमांत जोत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम का जो अंश है वह कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 71% यानी कि 2/3 से अधिक है। लेकिन कुल कृषि क्षेत्र, कुल बुवाई क्षेत्र का जो है उसका प्रतिशत की बात करूं तो वह है 3.39%, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 30% है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कुछ कृषि से संबंधित फैक्ट की। बात करता हूं अगले टॉपिक की, और जो है कृषि कर्मण पुरस्कार। तो दोस्तों नोट करेंगे, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जिसने कि लगातार 5 वर्षों में कृषि कर्मण पुरस्कार को जीता हुआ है। जी हाँ, कृषि कर्मण पुरस्कार से मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार नवाजा गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई। पहला पुरस्कार जो मध्य प्रदेश को मिला था वह था 2011 एवं 12 में, तो ये मिला था मध्य प्रदेश को समग्र उत्पादन के लिए। दूसरा वर्ष 12-13 के लिए ये था समग्र उत्पादन के लिए ही। तीसरा 13 एवं 14 जो कि गेहूं उत्पादन में था। चौथे बार पुरस्कार की बात करूं तो जो मिला था वर्ष 14 एवं 15 में समग्र उत्पादन के लिए, और जो 5वां पुरस्कार मिला था 2015-16 में वह था गेहूं उत्पादन के लिए दोस्तों। तो ये तो बात हुई कृषि कर्मण पुरस्कार से संबंधित, और मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार इससे नवाजा गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार के बाद दोस्तों बढ़ते हैं अब हम कृषि संबंधित कुछ आंकड़ों के विषय में, और बात करेंगे 2018 के कुछ डेटा की। बात करते हैं पहले पॉइंट की, और पहला पॉइंट जो हमको बताता है वह है कुल भौगोलिक क्षेत्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वह है 308.25 लाख हेक्टेयर। दूसरा पॉइंट है शुद्ध सिंचित क्षेत्र का, जो कि है 105.66 लाख हेक्टेयर। तीसरा चलेंगे कृषि सघनता की तरफ, और कृषि सघनता जो है वह है 150% की दोस्तों। खाद्यान्न उपलब्धता बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो खाद्यान्न उपलब्धता है 512 लाख मीट्रिक टन की। उसी के साथ बात करूं अगर मैं आपसे दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन जो है वह है 147 लाख मीट्रिक टन का। मत्स्य उत्पादन में हम बात करें जो है 140 लाख टन का दोस्तों। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता की अगर मैं आपसे बात करूं जो है 318 किलो, याद रखेंगे 318 किलो ये प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता है। बात करें जलवायु प्रक्षेत्र की, तो कृषि जलवायु प्रक्षेत्र जो है वह है 11। बात करें फसल प्रक्षेत्र की, उनकी संख्या है 5। मंडियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मंडियों की संख्या मध्य प्रदेश में है लगभग 257 मंडियां हैं, और मंडी बोर्ड का मुख्यालय जो है वह है भोपाल में। ठीक, उप मंडियों की बात करें, उप मंडियों की संख्या है 293 दोस्तों। तो उसी के साथ कृषि संबंधित डेटा भी हमारे यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और जो है फसलों के वर्गीकरण के संबंध में। फसलों के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला मौसम के आधार पर, और दूसरा उपयोग के आधार पर। बात करते हैं मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, और तीसरा जायद की फसल। बात करेंगे रबी की फसल की। रबी की फसल का जो समय बोने का है, बुवाई की बात करूं तो यह अक्टूबर-नवंबर में इनकी बुवाई की जाती है यानी कि ठंड में, तथा कटाई की बात करें तो मार्च-अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है दोस्तों। मुख्य फसलों की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए ठंड में जिन फसलों को बोया जाता है, गेहूं है, चना है, मटर, राई, सरसों, ये कुछ मुख्य फसलें हैं।
बात करें खरीफ की फसलों की, तो खरीफ की फसलों की बुवाई गर्मी में होगी, यानी कि मार्च अप्रैल में इनकी बुवाई की जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में इन फसलों की कटाई की जाती है दोस्तों। मुख्य फसलों की बात करें हम खरीफ की, तो इसमें मुख्य फसल आ जाती है चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, ज्वार, मक्का। ये कुछ मुख्य खरीफ की फसलें हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी फसल जो है जायद की फसलों की ओर। जायद की फसल, ये जो खरीफ और रबी जो दो फसल हैं, इन दोनों फसलों के बीच का जो समय रहता है उस समय में इनकी बुआई की जाती है, यानी कि मार्च अप्रैल में इनके बुआई का समय मान लीजिए आप। और कटाई की बात करूं, जून जुलाई में इनकी कटाई, लगभग 3 महीने के एक इनका स्पान रहता है बुआई और कटाई के बीच का। मुख्य फसल देखिए उसमें कौन सी हैं, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, और आप जो मुख्य रूप से सब्जियां जो आप पाते हैं, सब्जियों की जो पैदावार है वो है इन्हीं जायद की फसलों के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब हम दूसरी फसल की, और जो है उपयोग के आधार पर फसलें। उपयोग के आधार पर फसलों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहली है व्यापारिक या नकदी फसलें और दूसरी है खाद्यान्न फसलें। बात करें व्यापारिक या नकदी फसलों की दोस्तों, तो इन फसलों के अंतर्गत उन फसलों को शामिल किया जाता है जिन्हें सीधे तौर पर या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में किसानों द्वारा आमदनी के लिए बेचा जाता है, यानी कि इन फसलों में किसानों को तुरंत पैसा या तुरंत आमदनी हो जाती है। कुछ प्रमुख फसलों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जैसे कि आपका गन्ना है, कपास है, अफीम है, पटसन है, तंबाकू है, ये कुछ नगदी फसलें हैं जिनसे कि किसानों को तुरंत आमदनी या तुरंत पैसे की प्राप्ति हो जाती है। चलिए बात करिए हम खाद्यान्न फसलों की, तो खाद्यान्न फसलें नाम से स्पष्ट हो रहा है जो हर एक व्यक्ति खाने के रूप में इस्तेमाल करता है। तो उसमें आप देख सकते हैं गेहूं है, चना है, मक्का है, ज्वार, तिलहन हो गई, दलहन की फसलें हो गई, ये सारी प्रकार की खाद्यान्न फसलें इन फसलों के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फसलों का वर्गीकरण भी समाप्त होता है दोस्तों फसलों का वर्गीकरण हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का फसलों में स्थान। जी हाँ, अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन सी फसल में कौन सा स्थान है। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बात करूं अगर मैं, तो सोयाबीन, चना, दलहन, तिलहन, याद करेंगे सोयाबीन, चना, दलहन, तिलहन, इनमें जो मध्य प्रदेश का स्थान है वह है पहला। जी हाँ, इनमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो स्थान है मध्य प्रदेश का वह है खाद्यान्न में। खाद्यान्न में मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर स्थान है। सरसों के उत्पादन में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। एवं हम कपास की बात करें तो कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आता है दोस्तों भारत में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और जो है भूमि उपयोग वर्गीकरण। जैसा कि आपके सामने मैप पर आप देख पा रहे हैं, लगभग जो 50% हिस्सा है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि लगभग या 50% पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर है। बाकी का जो हिस्सा 50% बचा हुआ है उसकी मैं बात करूं तो उसमें से भी 28% हिस्से की अगर आप बात करें तो वह वनों के अंतर्गत या वन अंतर्गत आता है। उसके बाद आप नीचे देख पाएंगे 11% का जो हिस्सा है, जो 11% भाग है वह है खेती के लिए अनुपलब्ध है, यानी कि उस पर खेती नहीं की जा रही है। उसके नीचे आप आएंगे तो 4% का हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो कि गैर कृषि योग्य भूमि है, लेकिन पड़त भूमि को छोड़कर। पड़त भूमि अगर आप देखेंगे तो जो 3% पर जो भाग है वह पड़त भूमि का क्षेत्र है, लेकिन 4% भाग जो है वह गैर कृषि योग्य भूमि है पड़त को छोड़कर। एक और 4% हिस्सा जो आप मैप पर देख पा रहे हैं वह बंजर कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि इस बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी मध्य प्रदेश के भूमि के वर्गीकरण के संबंध में दोस्तों। चलिए दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के संबंध में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में फसलें बहुत ही मुख्य हैं। ठीक है, फसलों की मुख्यता इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है, चर्चा भी कर चुका हूं मैं, तो फसलों का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्रमुख फसलों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और पहली जो फसल हमको यहाँ पर पढ़नी है वह है गेहूँ। तो गेहूँ जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसलों में से एक है, यानी कि सर्वाधिक सिंचित फसल की बात करूँ अगर मैं तो वह गेहूँ ही है। और देखिए अगर हम इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो आप पूर्व में भी विदित है आपको कि मालवा का पठार वाला जो हिस्सा है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो है वह गेहूं के लिए बहुत ही विख्यात क्षेत्र है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं यहाँ पर आपसे चर्चा कर लेता हूँ गेहूं के संबंध में। चलेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है, तथा यह सबसे प्रमुख एक रबी फसल है, यानी कि रबी की क्रॉप है ये दोस्तों।
चलिए सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो 2018-19 में 59 लाख हेक्टेयर में यह लगभग, इसका अनुमान मैं बात करूं तो 207 लाख मीट्रिक टन अनुमानित इसकी उपज की बात की गई है दोस्तों, यानी कि इतनी इसकी उपज 59 लाख हेक्टेयर टन में अनुमानित की गई है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें गेहूं में, तो देश के कुल गेहूं क्षेत्र में प्रदेश के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो देश के कुल गेहूं क्षेत्र में प्रदेश का हिस्सा है 15.94%। कितना? 15.94%। तथा उत्पादन में अगर हम बात करें तो उत्पादन में यही हिस्सा बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 18.2% पहुंच जाता है दोस्तों। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो बताता है कि राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 50.3% क्षेत्र गेहूं के अंतर्गत आता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, यानी कि लगभग 50% एरिया पर तो गेहूं का उत्पादन या उपार्जन किया जाता है। इस कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हो जाती है दोस्तों गेहूं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बात करूंगा मैं मिट्टी की, यानी कि गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो वह मिट्टी जो है वह है काली एवं जलोढ़ मिट्टी। हाँ, काली और जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी है यह गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी गई है दोस्तों। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ। और क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, मालवा के जैसे कि इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, सागर, विदिशा, ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि आपके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं गेहूं के संबंध में। और प्रमुख क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सीहोर की मंडी जो है, सीहोर का गेहूं बहुत ही पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि सरवती प्रजाति का गेहूं होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नस्ल मानी जाती है गेहूं के संबंध में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रमुख फसल की तरफ। और जो दूसरी प्रमुख फसल है वह है चावल। चावल के संबंध में अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो चावल की मैं बात करूँ, सबसे प्रमुख बात यह है कि यह खरीफ की फसल है। याद करेंगे, यह एक खरीफ की फसल है दोस्तों। सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। 2018-19 में यह रकबा उत्पादन क्रमशः 24.85 लाख हेक्टेयर में 84.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। यानी कि 2018-19 का हम डेटा देखें दोस्तों तो 84.85 लाख हेक्टेयर में इसका अनुमानित उत्पादन जो किया गया है वह है 84.61 लाख मीट्रिक टन का इसका अनुमानित उत्पादन की बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि मिट्टी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मिट्टी मानी जाती है लाल, पीली एवं दोमट मिट्टी। अब याद होगा आपको, जब हमने मिट्टी का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। तो पूरा मैप से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे ही आप पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्व की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर लाल, पीली एवं दोमट मिट्टी मिलती है। और इसी वजह से आप देखेंगे वहाँ पर रीवा एक जिला है। उसी प्रकार से नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो बालाघाट आपको जिला मिल जाता है। यानी कि यही कुछ पूर्व के क्षेत्र हैं जो कि चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी माने जाते हैं। ठीक है, अब प्रमुख क्षेत्रों की मैं बात कर लूँ आपसे तो बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, रीवा, ये कुछ प्रमुख चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन हम अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा माना जाता है तो बालाघाट उसका आंसर होगा। याद करेंगे, चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र बालाघाट ही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम तीसरी प्रमुख फसल की तरफ। और जो तीसरी प्रमुख फसल हमारी है वह है मक्का। बात करेंगे अब हम मक्का के संदर्भ में। तो चलिए 2018-19 में यह 13.61 लाख हेक्टेयर में 49.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। 18-19 के डेटा की मैं बात कर रहा हूं तो लगभग कितना हेक्टेयर मैंने बताया आपको? 13.61 लाख हेक्टेयर। ये एरिया इतना रकबा हो गया। इसमें अनुमानित कितना किया गया है कि कितना मक्का निकलेगा, उसका अनुमान लगाया इन्होंने कि 49.25 लाख मीट्रिक टन मक्के की फसल का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। चलिए मिट्टी की अगर बात करूं इसकी, तो प्रमुख मिट्टी जो है दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। यानी कि इस प्रमुख फसल के लिए दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। क्षेत्र की हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर एवं राजगढ़ इसके कुछ प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं दोस्तों, जहां पर कि मक्का बहुत ही अधिक मात्रा में अच्छा उपार्जन किया जाता है इसका। चलिए बात करते हैं अब हम मुख्य दलहनी फसलों के संबंध में। और जो मुख्य दलहनी फसल हमको पढ़नी है वह दो फसल हमको पढ़नी है यहाँ पर। एक हम पढ़ेंगे चना और दूसरा हमको पढ़नी है अरहर। ये दो ही प्रमुख फसलें हैं और इन दो से ही कई बार ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चर्चा करते हैं हम चने के संबंध में। तो बात करूँगा अगर मैं, तो चना मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल मानी जाती है दोस्तों। और
अगर मैं इसके उपार्जन की बात करूं तो भारत में लगभग 31% चने का उत्पादन है वह मध्य प्रदेश और राज्य से ही होता है। जी हाँ, यानी कि इतनी महत्वपूर्ण फसल है कि 30% या 31% से भी अधिक उत्पादन केवल मध्य प्रदेश ही चने का कर रहा है। इसकी हम प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र भी आते हैं यहाँ पर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, विदिशा, गुना। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि चने का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और अच्छे उत्पादन की बात करूँ या सर्वाधिक उत्पादन की हम बात करें तो छिंदवाड़ा जिला आपको आंसर लगाना है। छिंदवाड़ा जिला में सबसे अच्छा चने का उत्पादन किया जाता है। चलिए बात करेंगे अब हम दूसरी फसल जो है हमारी अरहर या दाल की हम बात करेंगे। तो दालों के संबंध में बात करूं दोस्तों तो अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह है तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में आता है। यानी कि यहाँ पर दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र की मैं बात करूं तो बैतूल है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर। अगर हम उत्तर की ओर चले जाएं तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। और प्रमुख क्षेत्र अगर आप देखेंगे यानी कि नर्मदा पट्टी पर जो स्थित जिले या स्थित आपकी तहसीलें हैं वहाँ पर इसका उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नरसिंहपुर का क्षेत्र आप देख पा रहे हैं जो गन्ने के लिए भी काफ़ी प्रमुख है तथा दालों के लिए भी ये काफ़ी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं और बढ़ते हैं हम तिलहनी फसलों की ओर। तिलहनी फसलों में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको राई, सरसों, जौ, तिल, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो कि तिलहनी फसलों के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अब अगर मैं तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश के स्थान की बात करूं तो तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह है दूसरे नंबर का या सेकंड नंबर की पोजीशन पर मध्य प्रदेश आता है। चलिए इसी कुछ प्रमुख तिलहनी फसलों की अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली जो फसल हमको पढ़नी है वह है सोयाबीन। और सोयाबीन से आपको बिल्कुल पहला नाम यहाँ पर ध्यान आना चाहिए कि सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही उपजाया जाता है। यह सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फसल मध्य प्रदेश की सोयाबीन मानी जाती है और इसी कारण से इसको सोया प्रदेश या सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे कुछ पॉइंट इसके। राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली तिलहन फसल, मैंने बताया था आपको सर्वाधिक तिलहनी फसल की बात करेंगे तो वह सोयाबीन ही आती है। बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। आपको पूर्व में ही बताया है कि सोया स्टेट के नाम से इसको भी पुकारा जाता है क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में ही इसका किया जाता है। देखिए देश का लगभग 51.3% सोयाबीन केवल मध्य प्रदेश उपजित करके देता है। देख पा रहे हैं आप, यानी कि 50% अकेला या 50% से भी ज़्यादा जो है वह केवल मध्य प्रदेश राज्य हमको सोयाबीन का उत्पादन करके दे रहा है। भारत में अगर हम बात करें तो बात करेंगे 2018-19 में 56 लाख हेक्टेयर में इसमें 72 लाख मीट्रिक टन का अनुमान लगाया गया। यानी कि 56 लाख हेक्टेयर जो इसका एरिया है रकबा की हम बात करें तो उसमें 72 लाख मीट्रिक टन का अनुमानित उत्पादन इसमें प्राप्त करने की अभी तक अनुशंसा की जा चुकी है दोस्तों। प्रमुख क्षेत्र की हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्र में देखिए समस्त पश्चिमी जिले जाते हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमारा मालवा का पठार का जो रीजन है वहाँ पर चने का उत्पादन होता है। विदिशा हो गया हमारा और सीहोर हो गया हमारा, भोपाल के आसपास के इलाके हो गए तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है ना। दक्षिण पश्चिम की हम बात करें यानी कि आप नीचे तरफ चले जाएंगे, महाराष्ट्र के कुछ लगे हुए राज्य हैं तो वहाँ पर भी सोयाबीन का उत्पादन काफ़ी प्रमुख मात्रा में और अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम दूसरी फसल जो है राई और सरसों के संबंध में। तो राई और सरसों की बात करें तो मध्य भारत का पठार, याद है आपको, मैंने आपको पठारों का वर्णन पढ़ाया था। तो मध्य भारत का पठार यानी कि आपका जो मध्य प्रदेश के मैप पे आप देख पाएंगे जो उत्तर का क्षेत्र है, उत्तर के क्षेत्र को मध्य भारत का पठार कहा जाता है। उसको सरसों की हांडी कहलाता है वो। ठीक है, राई और सरसों की फसल सर्वाधिक वहाँ पर होती है, इसी वजह से उसको सरसों की हांडी कहकर पुकारा जाता है। प्रमुख क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख क्षेत्र आप ऊपर देख पाएंगे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, ये कुछ प्रमुख सरसों और राई उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों। ठीक, बात करूंगा दूसरी फसल की जो है अलसी। और अलसी की बात करूं तो यह एक रबी की फसल है दोस्तों अलसी। और प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रमुख क्षेत्र जो अलसी का माना जाता है वह है रीवा जिला। ये एक इंपॉर्टेंट है कि अलसी की फसल सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो रीवा जिले में इसकी खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। दलहनी और तिलहनी फसलें हमारी खत्म हो चुकी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपसे वाणिज्यिक फसलों की। वाणिज्यिक फसलें जैसे कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की है आपसे, वह फसलें
जिन्हें किसान सीधे तौर पर या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में बाजार में या किसी भी जगह पर बेच सकता है, इनको नकदी फसलें भी कहा जाता है, ताकि इनको किसानों को नकदी रकम तुरंत इससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो नकदी फसलों में हमने प्रमुख पढ़ा था, गन्ना होता है, कपास होता है, अफीम होता है, पटसन होता है। ये कुछ प्रमुख वाणिज्यिक फसलें या नकदी फसलें कहलाती हैं। बात करेंगे हम सबसे प्रमुख फसल की, और वो है गन्ना। गन्ने की हम बात करें तो 2018-19 में 1.18 लाख हेक्टेयर में 4.16 लाख मीट्रिक टन अनुमानित किया गया है। यानी कि हम इसके रकबे की अगर बात करें तो लगभग 1.18 लाख हेक्टेयर जो इसका एरिया है, इसमें उत्पादन की मैं बात करूं तो इसका उत्पादन आंका गया है 4.16 लाख मीट्रिक टन का अनुमान गन्ने का अभी लगाया गया है 2018-19 के डेटा में। बात करेंगे इसके प्रमुख क्षेत्रों की, तो नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ना पाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, नरसिंहपुर जिला इसका प्रमुख क्षेत्र माना जाता है, और लगभग यहाँ नरसिंहपुर जिले से ही केवल 50% से अधिक गन्ने का उपार्जन किया जाता है। बाकी क्षेत्र इसके बहुत सारे हो सकते हैं। लगभग आप मध्य प्रदेश में हर जिले में जाएंगे तो आपको गन्ने का उत्पादन मिल जाएगा, जहाँ पर पानी की अधिकता अच्छी है। ठीक है, यानी कि आप पूरा नर्मदा का रीजन देखें, जहाँ से नर्मदा नदी बह रही है, उस पूरे क्षेत्र में आपको गन्ने की फसल अच्छी मिल जाएगी, लेकिन प्रमुख क्षेत्र नरसिंहपुर माना गया है। ठीक, बात करते हैं दूसरी फसल जो है कपास की फसल। तो मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन के अंतर्गत 5.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जा रहा है। कितने में? 5.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन हो रहा है, और 2018-19 में 6.14 लाख हेक्टेयर में 9.76 लाख मीट्रिक टन अनुमानित इसका उत्पादन किया जा रहा है दोस्तों। ये एक अनुमान लगाया गया है 2018-19 के डेटा का, मैंने बताया आपको कि 9.76 लाख मीट्रिक टन अनुमानित इसका उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। चलिए, देश की अगर मैं बात करूं तो भारत देश में जो प्रमुख वाणिज्यिक फसलें मानी जाती हैं वह दो ही मानी जाती हैं। पहला है कपास और दूसरा है आपका गन्ना। कुछ बातें देख लेते हैं। कपास की अगर मैं क्षेत्र की बात करूं आपसे, तो कपास का जो मुख्य प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों वह है खंडवा एवं खरगोन, और खंडवा खरगोन में इतना उत्पादन होता है कि उस जिले को क्या बोला है, सुनहरे जिले की उपमा भी दी गई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है आपको कि मध्य प्रदेश के सुनहरे जिले कौन से माने जाते हैं, यानी कि खंडवा और खरगोन कपास के क्षेत्र के लिए सुनहरे जिले की उपमा इनको दी गई है। चलिए, बात करेंगे अगली फसल की। तो अगली फसल जो है वह है मूंगफली। मूंगफली की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम देखें इसकी बात मूंगफली में, तो वह है आपको शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़। ये कुछ राज्य हैं, ये कुछ जिले हैं जहां पर कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और इतना ही डेटा हमको यहां से पढ़ना है। चलिए, बात करें अब हम मसालों के संबंध में, अगला पढ़ रहे हैं हम। तो मसाले की बात करूं दोस्तों, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि यानी कि भारत में मसाले प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में सर्वाधिक में आपको मसाले केरल राज्य में मिलेंगे या तमिलनाडु के राज्य में मिलेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वैसी हैं। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं आप, भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है मसालों के संबंध में। ठीक है, मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में अगर मैं स्थान की बात करूं तो मध्य प्रदेश में इसका स्थान है चौथा, यानी कि चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है मसालों के उत्पादन में। ठीक, सर्वाधिक प्रमुख फसल अगर मैं मसालों के संबंध में कहूं तो वह है लहसुन। यहाँ की सर्वाधिक उत्पादित फसल मसालों के संबंध में मानी जाती है दोस्तों। ठीक, और इसी के संदर्भ में एक पॉइंट नोट करेंगे कि छिंदवाड़ा जिले में मसाला पार्क की ही स्थापना की जा रही है, और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है कि मसाला पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो छिंदवाड़ा ही वह जिला है दोस्तों। अगली वाणिज्यिक फसल जो हमको पढ़नी है वह आती है तंबाकू। तंबाकू के हम क्षेत्र की अगर बात करें तो रीवा तंबाकू का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, यहाँ से इतना ही डेटा हमको नोट करना है। बात करेंगे अगली वाणिज्यिक फसल जो है अफीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अफीम, गांजा और आपका कपास, इनसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा गया है, इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अफीम की बात करूं, मंदसौर और नीमच, याद करेंगे अफीम के संबंध में मंदसौर और नीमच ये दो जिले आते हैं, तो आपको लगाकर आना है। गांजा की बात करूं, गांजे के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है खंडवा और बुरहानपुर। ठीक, गांजा, खंडवा और बुरहानपुर, तथा अफीम की बात करें तो मंदसौर और नीमच। बात करेंगे हम अगली फसल की वाणिज्यिक जो है जूट। जूट की बात करें तो इसका प्रमुख क्षेत्र है सतना, रीवा, मंडला, डिंडोरी। ये कुछ इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं और बढ़ते हैं हम थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर की तरफ या उद्यानिकी की तरफ हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि मध्य प्रदेश उद्यानिकी के संदर्भ में कितना काम कर रहा है दोस्तों। ठीक, बढ़ेंगे पहले हम, और जो पहला यहाँ पर पढ़ना है वो है फूलों की खेती के संबंध में। हम ये देखेंगे यहाँ पर कि फूलों की खेती कहाँ पर किस जिले में सर्वाधिक की जा रही है। चलिए, तो फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान की बात करूं तो वह है चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में आता है। यहाँ पर गेंदा, गुलाब, सेवंती और आपका लिली, इस प्रकार के कई प्रजाति के यहाँ पर फूलों की खेती भी की जाती है। क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, ये प्रमुख बात है तो बैतूल, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। याद करेंगे, बैतूल हो गया, सीहोर हो गया, हरदा हो गया, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ये कुछ प्रमुख फूलों की खेती के लिए प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर आप इस संदर्भ में, मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से फूलों की खेती के लिए सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। याद करेंगे, मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से सीहोर जिले के निकट श्यामपुर में फूलों की खेती के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की जा रही है दोस्तों। चलिए, बात करूंगा मैं आपसे अगली फसल की जो उद्यानिकी में पढ़नी है वह है रेशम। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेशम उत्पादन के संदर्भ में। अब रेशम उत्पादन के संदर्भ में मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के स्थान की दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का स्थान जो है वह है तीसरे नंबर का रेशम के उत्पादन में दोस्तों। ठीक है, अब राज्य के 25 जिलों में शहतूत रेशम तथा 9 जिलों में टसर रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। दरअसल रेशम भी हमारे यहाँ दो प्रकृति का हो रहा है, यानी कि दो क्वालिटी का रेशम मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जा रही है। एक होता है टसर रेशम और दूसरा है शहतूत रेशम। ठीक है, तो शहतूत रेशम जो है वह 25 जिलों में इसकी खेती हो रही है और टसर रेशम की खेती मध्य प्रदेश में 9 जिलों में की जा रही है। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आप देखिए यहाँ पर होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर की रेशम की खेती की जा रही है दोस्तों। अगला पढ़ेंगे हम, और वो है हमको पढ़ना है कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर कि छोटे स्तर पर दरअसल कॉफ़ी का उत्पादन किया जा रहा है, तो वो क्षेत्र देखेंगे आप। मध्य प्रदेश का इकलौता कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो वह है कुकरू खामला। नाम याद रखेंगे, कुकरू खामला। ये भैंसादेही जिला बैतूल में स्थित है। कहाँ पर? बैतूल जिले के भैंसादेही में कुकरू खामला नाम का एक स्थान है, तो वहाँ पर कॉफ़ी के उत्पादन या कॉफ़ी की खेती की जा रही है। दरअसल एक ब्रिटिश नागरिक हैं, उन्होंने वहाँ पर एक लैंड एरिया को लीज पर लिया हुआ है, किराए पर लिया हुआ है, और वहाँ पर वो वहाँ पर फिर कॉफ़ी की खेती वो कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटिश नागरिक द्वारा ये काम किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम अगले पॉइंट पर, और जो है मध्य प्रदेश में जैविक कृषि। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जैविक कृषि को लेकर कितना काम किया जा रहा है, किस स्तर पर काम किया जा रहा है और कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो जैविक कृषि के संदर्भ में हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम पाएंगे कि जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंडला जिले में, कहां पर? मंडला जिले में 47 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रदान की है। और किसको प्रदान की है? ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में अवस्थित है, उसको 47 हेक्टेयर खेती मंडला जिले में प्रदान की गई है। और वहां पर जैविक कृषि को लेकर एक अनुसंधान केंद्र का निर्माण फिर इसी के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि वहां पर इसको लेकर अनुसंधान और शोध का काम किया जाएगा JNKVB के द्वारा। ये याद रखेंगे आप, मंडला जिले में। चलिए बात करें अगले पॉइंट की, तो मध्य प्रदेश ने 2001-2002 में जैविक खेती को अपना लिया था। ठीक है, कब के बात हो रही है? ये 2001-2002 में मध्य प्रदेश ने जैविक कृषि को अपना लिया है। अगले पॉइंट की बात करें, भारत की पहली जैविक खेती इकाई स्थापित की गई थी इंदौर जिले में। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, याद करेंगे। भारत की पहली जैविक खेती इकाई इंदौर जिले में। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था। मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, यानी कि जैविक खेती को प्रमाणित करने की जो संस्था है वह कहां पर स्थापित की गई है? वह इंदौर जिले में ही स्थापित की गई है, याद करेंगे। चलिए जैविक अनुसंधान केंद्र की बात करूं, अभी मैंने बताया आपको, तो जैविक अनुसंधान केंद्र मंडला जिले में ही अवस्थित है दोस्तों। यहाँ पर जैविक कृषि से लेकर भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर खत्म होते हैं दोस्तों।